हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 13 मई के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आप इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वीडियोस और पीडीएफ फाइल के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @champions ऑफ जीए उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो शुरू करते हैं हम 13 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 12 मई के करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के और 2 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के कवर किए थे। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं इनको पहले बता दूं कि लास्ट में मैं आपसे एक क्विज़ भी पूछूंगा, यानी कि एक सवाल जिसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन था, कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत बायोटेक ने किया है। ठीक है। इसके अलावा आईसीएमआर ने 1-2 दिन पहले जो है भारत यानी कि इंडियन डाक जो है उसके साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि जो भारतीय डाक है वह आईसीएमआर की जो टेस्टिंग किट है कोरोना वायरस की, उसको देश के अन्य राज्यों में पहुंचाने का भी काम करेगी। तो आईसीएमआर ने एक तो भारत बायोटेक के भी साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और एक भारतीय डाक के भी साथ किए, ये भी आप याद रखिएगा। भारत बायोटेक के जो वर्तमान में महानिदेशक है उनका भी नाम याद रखिएगा, ये है बलराम भार्गव, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जो जारी किया है? तो WHO और यूनाइटेड नेशंस इन दोनों ने मिलकर चेचक उन्मूलन की जो 40वीं वर्षगांठ पर जो है हाल ही में एक डाक टिकट जो जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस की बात है, ये तो मैं बता दूं आपको, यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के अभी वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उनका नाम है TS त्रिमूर्ति और उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है ये, भारत की तरफ से अब स्थायी प्रतिनिधित्व होगा यूनाइटेड नेशंस का, वो करेंगे TS त्रिमूर्ति। और इसके पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसके पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने चेचक उन्मूलन पर 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जो हाल ही में जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल जो है कितने साल तक बढ़ा दिया है? ठीक है। तो अभी कोरोना 19 के कारण बहुत सारे संस्थाओं के जो अध्यक्ष है और CEO के जो पद है वो 1 या 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए जा रहे हैं, यानी कि नई नियुक्तियां किसी की नहीं हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद पर भी नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो ये 2021 तक यानी कि 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कल का, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो ये हमारे जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, इनके द्वारा स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। गिरिराज सिंह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां था हमारा, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो भारत के जो हिंद महासागर के अंदर जो 5 द्वीप देश है हमारे, उनकी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन सागर अभियान जो है हाल ही में शुरू किया गया है, याद रखिएगा आप ये। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 11 मई को हम हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि 11 मई 1998 में पोखरण के अंदर जो है वो दूसरा हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये किसकी देखरेख में किया गया था? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में किया गया था। ठीक है। तभी से हर साल राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस जो है हर साल 11 मई को मनाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो पहला परमाणु परीक्षण हमने किया था 1974 में। ठीक है। ये भी पोखरण में हुआ था 1974 में। और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई को। तभी से हर साल राष्ट्रीय तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस जो हर साल 11 मई को मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप ये। 7वां क्वेश्चन था हमारा कल, कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो मैं बता दूं आपको, 50 दिनों से जो है रेलवे की जितनी भी ट्रेन है सब बंद है लॉकडाउन के कारण।
और 22 मार्च की रात्रि से सारी ट्रेन जो है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो 12 मई से केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि 12 मई से जो 15 ट्रेनें चलाई जाएगी दिल्ली से अलग अलग देश के अन्य अन्य भागों तक, और धीरे धीरे फिर इनकी संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप ये। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कल का, चाइनीज और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस जगह या किस दर्रे के पास 10 मई को एक आपसी मुठभेड़ यानी कि झड़प हो गई। तो ये नाकुला दर्रा है जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो वहाँ पर हमारे जो भारतीय सैनिक है वो और चाइना के जो सैनिक है इसमें लगभग 150 से अधिक सैनिकों के आपस में जो है वो झड़प हुई थी। तो ये नाकुला दर्रा के पास हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, फेसबुक और सिल्वर लेक कंपनी के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा जो है वो 11,367 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो सबसे पहले रिलायंस बोले या फिर इसको जियो प्लेटफॉर्म्स में पहले तो फेसबुक ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, फिर सिल्वर लेक ने खरीदी है, और ये दोनों फेसबुक और सिल्वर लेक अमेरिका की कंपनी है। और उसके बाद अमेरिका की तीसरी कंपनी बन गई विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो इसने भी फेसबुक और सिल्वर लेक कंपनी के बाद में जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। मैं बता दूं आपको, मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स, और इसमें उनका ये मानना है कि वह जियो के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज रखना नहीं चाहते, इसीलिए वो जो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी वो अन्य कंपनियों को बेच रहे हैं। तो इसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो ये तीसरी कंपनी बन गई है जिसने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा 12 मई का, किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट्स इशू लाने का हाल ही में ऐलान किया है। तो ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। इन्होंने बताया कि ये 14 मई को यानी कि 14 मई से राइट्स इशू लाने का शुरुआत करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और रिलायंस के मालिक कौन है, मैंने बता दिया आपको, मुकेश अंबानी, याद रखिएगा। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। मैंने आपसे स्टैटिक जीके में कल क्वेश्चन पूछा था। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है वो अमेरिका की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब से शुरू हुआ था। तो ये 1969 से भारत में सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ था। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेली के करंट अफेयर्स के साथ में आपको बीते दिन के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन भी करवाता हूँ। ठीक है, अब आज हम डिस्कस कर लेते हैं कल की क्विज़ का आंसर। कल मैंने आपसे एक क्विज़ पूछी थी, यानी कि एक सवाल जो मैं आज भी पूछूंगा। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। कल मैंने आपसे क्विज़ में एक क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक जीके का कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया है और बहुत सारों ने नहीं दिया है। तो जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है वो है 1921। ठीक है, याद रखिएगा आप। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये 1872 में हुई थी, 1872 में, ये भी आप याद रखिएगा। और नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ ले तो ये 1881 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और अभी 2011 में जनगणना हुई थी। अब हर 10 साल में होती जनगणना, तो अब 2021 में जो जनगणना का काम किया जाएगा, यानी कि इसके नए आंकड़े 2021 में आएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो फिलहाल है 1921। जनगणना का महाविभाजक वर्ष हम किसे मानते हैं, तो ये हम 1921 को मानते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 13 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 13 मई का हमारा पहला क्वेश्चन है, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों की होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस महामारी पूरे दुनिया और अभी भारत में जो है चुनौती बनकर सामने आ रही है। तो ऐसे स्थिति में नोट के ऊपर भी वायरस का संक्रमण हो सकता है, इसलिए डिजिटल माध्यम से जो है पैसे का लेन देन शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये अहमदाबाद शहर है। यहाँ पर जितने भी अगर आप कोई किराने का सामान है या अन्य कोई वस्तु अगर खरीदना चाहते हैं तो होम डिलीवरी करते वक्त आपको पैसे कैश नहीं देना पड़ेंगे, आपको जो डिजिटल फॉर्म में जो है, फॉर एग्जांपल गूगल पे है, फ़ोन पे है, भीम पे के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको अपना पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो ये अहमदाबाद शहर ने जो है अनिवार्य कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कुछ डिटेल में इसमें आपको बता दूँ, राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस संबंध में गुजरात के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार है, उन्होंने एक आदेश जारी करके कहा है कि अहमदाबाद शहर में किसी भी सामान की होम डिलीवरी करते वक्त आपको कैश की बजाय जो डिजिटल पेमेंट देना है। अहमदाबाद में 5000 से ज़्यादा नोवल कोरोना वायरस के पेशेंट है, ये भी आप याद रखिए। और मुंबई शहर के बाद अब अहमदाबाद जो है वो दूसरा शहर बन गया है जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट सबसे ज़्यादा है।
और सरकार ने यहाँ पर पहले सभी दुकानें बंद करने का भी आदेश दे दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी अहमदाबाद शहर ने जो है वो कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास अभी हाल ही में ले लिया है। वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला एथलीट है? पैरा एथलेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें जो हैंडीकैप्ड एथलेटिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरा एथलेटिक, ठीक है। तो इनको जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है खेल रत्न, उससे भी इनको नवाजा जा चुका है दीपा मलिक को। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो महिला पैरा एथलीट है दीपा मलिक, ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके बताइए। तो महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भी संन्यास ले लिया है। ये इनको खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो इन्होंने संन्यास क्यों लिया है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसको हम पीसीआई के नाम से जानते हैं, का अध्यक्ष बनने वाली है, ठीक है। तो इनको अध्यक्ष बनने के लिए एक कुछ शर्तें होती है। वो शर्त में ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप पर पद पर नहीं रह सकता, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने अपने स्पोर्ट्स से जो संन्यास ले लिया है और अब पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर ये बने रहेगी दीपा मलिक, याद रखिएगा। और यह देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्हें पिछले साल खेल दिवस, कब मनाते हैं खेल दिवस हम? ये मनाते हैं हम 29 अगस्त को, ये भी आप याद रखिएगा। तो 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर देश का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है खेल रत्न, ये भी प्रदान किया गया है। तो हर साल जो हम खेल रत्न 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस जब हम मनाते हैं भारत में, क्यों मनाते हैं हम खेल दिवस? ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं हर साल खेल दिवस। तो उसी दिन जो है भारत में खेल रत्न के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दीपा मलिक है ये, याद रखिएगा, इनको खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और ये महिला पैरा एथलीट है जिनको अभी हाल ही में जो हमारा ये संघ है पैरा ओलंपिक अध्यक्ष कमेटी इंडिया का अध्यक्ष पद नियुक्त किया जाना है। तो इसके लिए इन्होंने अपने स्पोर्ट्स से संन्यास ले लिया, ठीक है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर अब ये बनेगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स यानी कि वेट, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, बढ़ा दिया है? तो ये इन्होंने बढ़ा दिया है 3 गुना, ठीक है। तो पहले 5% था, तो अब इसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई, तो अभी हो गया लगभग 15 गुना, याद रखिएगा। सऊदी अरब अभी न्यूज़ में और आया था, मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ के जो राजा है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने यहाँ पर एक प्रथा चलती थी सज़ा देने की, जिसको हम बोलते थे कोड़े मारने की सज़ा, उस पर भी जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि वहाँ पर समाप्त कर दी गई ये प्रथा मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की दर 5% से बढ़ा करके यानी कि 3 गुना कर दी, तो अब कितनी हो गई है? 15 गुना। नई टैक्स दरें जो है ये अभी 1 जुलाई जो आने वाला है इससे लागू होगी। और इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो भत्ता मिलता है, जिसको हम वहाँ पर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, उसको भी रोक लगा दी। ये सब कोरोना वायरस के कारण जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है उसको सुधारने के लिए किया जा रहा है, और ताकि वहाँ का जो वित्तीय घाटा है उसको कम किया जा सके। और तेल का धनी है ये, आप याद रखिएगा, सऊदी अरब, ठीक है। तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लागू किए लॉकडाउन के बाद तेल की गिरी हुई कीमतों के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, याद रखिएगा आप। सऊदी अरब ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए वेट जो है वो 3 गुना बढ़ा करके 5 था पहले 5%, तो अब हो गया 3 गुना बढ़ा दिया इन्होंने, तो अब हो गया 15%, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी, जिससे उसके 19 से ज़्यादा सैनिक जो है घायल हो गए, ठीक है। तो ये ईरान देश में घटना हुई है 10 मई को। ये सैन्य अभ्यास कर रहे थे तो गलती से इन्होंने अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी, जिससे इनके 19 से ज़्यादा सैनिक जो है घायल हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान। ईरान अभी न्यूज़ में था क्योंकि ईरान ने अपनी जो मुद्रा है रियाल उसको बदल करके तोमान रख दिया, ये भी आप याद रखिएगा। पहले यहाँ पर जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था रियाल, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन के कारण इसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी अमेरिका में डॉलर के मुकाबले, तो इन्होंने अपनी मुद्रा रियाल को बदल करके अब रख दिया है तोमान। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ डिटेल में आपको बता दूं, राष्ट्रपति जो है वो ईरान के, उनका नाम है हसन रूहानी, और यहाँ पर जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है ईरान के, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम है आयातुल्लाह अली खुमैनी, आयातुल्लाह अली
खुमैनी। ये सर्वोच्च धार्मिक नेता है ईरान के, और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी, और राजधानी है तेहरान। मुद्रा अगर आपसे पूछ ले तो पहले थी ईरानी रियाल और अब हो गई है तोमान। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन रहे उससे आप इसका आंसर करिएगा। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान 10 मई को यह हादसा हुआ है, और ओमान के खाड़ी में चल रहे इस परीक्षण के दौरान मिसाइल सैन्य उपकरण ले जाने वाले कोणार्क नाम के जहाज के लाइट सपोर्ट से जो है वो टकरा गई थी, और उसमें ईरान के 19 जवान जो है वो घायल हो गए थे, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है ये ओबिचुरी से रिलेटेड। हरिशंकर वासुदेवन का निधन हाल ही में 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया है, वह इनमें से क्या थे? कार्टूनिस्ट, लेखक, खगोल शास्त्री, इतिहासकार। तो ये थे इतिहासकार, एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका 10 मई को जो है निधन हो गया है। कुछ डिटेल में आपको इसमें बता दूं, वासुदेवन को रूस और मध्य एशिया विषय के इतिहासकारों में अग्रणी नाम से जाना जाता है, यानी कि ये रूस और मध्य एशिया में काफ़ी प्रसिद्ध थे ये, और रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस के जो रिलेशन है इन पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध को मजबूत करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा वह संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय की परियोजनाओं और संस्थानों में औपचारिक सलाहकार के रूप में भी रह चुके हैं। तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हरिशंकर वासुदेवन नाम याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इन्होंने भारत और रूस के बीच में संबंध स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। 6वां प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं हर साल 12 मई को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी कोरोना-19 चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपना अभूतपूर्व योगदान, अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं जो है वो जनता को और कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम प्रति वर्ष मनाते हैं 12 मई को, याद रखिएगा। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मिडवाइफ के लिए, तो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम हर साल मनाते हैं 5 मई को। ठीक है, वो मिडवाइफ के लिए मनाते हैं, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु रहता है वो, और माता और दाई वगैरह इन सब की देखरेख करने के लिए मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 5 मई को। लेकिन अगर आपसे इंटरनेशनल नर्सेस डे पूछे तो ये हम मनाते 12 मई को। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने ही नर्सिंग डिपार्टमेंट की जो स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इस साल 2020 का जो नर्सिंग डे का जो थीम यानी कि जो विषय है वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टडी जीके में कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हम जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्रीमिया युद्ध के दौरान वह नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, तभी से जो है हम हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के जो मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक हेल्पलाइन जिसका नाम है भरोसा, इसकी शुरुआत की है? ठीक है, तो ये उड़ीसा में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा, जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास यानी कि HRD मिनिस्ट्री के जो मंत्री है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के में एक हेल्पलाइन शुरू की जिसका नाम है भरोसा। ठीक है, और इस हेल्पलाइन का नंबर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अगर आप उड़ीसा से हैं तो 08046801010। इसको नई दिल्ली से वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई अभी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो इस योजना की शुरुआत की है। और इससे कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए कठिन परिस्थितियों से जो भी तनावग्रस्त टेंशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उबारने में सहायता मिलेगी, यानी कि काउंसलिंग इन बच्चों की जा सकेगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक हेल्पलाइन उड़ीसा के अंदर शुरू की, उसका नाम है भरोसा। 8वां क्वेश्चन है, 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण जो है वो किस
देश में आयोजित होगा? तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहाँ पर फाइनल मैच जो है और उसके जो भी बचे हुए मैच है वो अंतिम चरण के जितने भी मैच होंगे वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी डिसाइडेड हो गया है। और ग्रुप चरण के जो मुकाबले हैं वो अलग अलग देशों में आयोजित होंगे, जैसे कि एक तो इंडोनेशिया में खेले जाएंगे कुछ मैच इसके, कुछ जापान में और कुछ फिलीपींस में। तो फाइनल चरण जो है फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, वहाँ पर आयोजित होंगे। और इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब इसका आयोजन एक से अधिक देशों में किया जा रहा है। ठीक है, और इस विश्व कप में लगभग 32 टीमें भाग लेगी। और वर्ष 2019 में ये चीन में आयोजित हुआ था। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप में स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को पराजित करके खिताब जीता था। तो ये भी आप याद रखिएगा, कौन जीता था 2019 का अगर आपसे पूछ ले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप, तो ये स्पेन जीता था और इन्होंने अर्जेंटीना को हराया था। और हुआ कहाँ पे था? ये चीन में। अब कहाँ होगा? 3 देशों में होगा, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। लेकिन फाइनल मैच जो है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो अभी हाल ही में लॉन्च की है? तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। एक भारत सरकार के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, आरोग्य सेतु। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो उसको भी आप चाहे तो सुरक्षा की दृष्टि से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिटेल में बता दूं आपको, इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया गया है। और यह पॉलिसी IRDAI के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ भी तैयार की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ये SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है अभी कोरोना 19 के चलते जनता के लिए लॉन्च की। अगर आप चाहते हैं तो इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स 13 मई का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपसे क्विज करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। ऑबिचुरी से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेथ से रिलेटेड। तो ये प्रसिद्ध गायक भी थे, गीतकार भी थे और संगीतकार भी थे। ठीक है, इनका नाम था लिटिल रिचर्ड और ये अमेरिका के थे। कुछ डिटेल में आपको इसमें बता दूं, 9 मई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक थे ये, गीतकार और संगीतकार लिटिल रिचर्ड का इनका निधन हो गया है। और ये 87 ईयर के थे, यानी कि 87 वर्ष के। और ये रॉक एंड रोल के जनक थे। ठीक है, ये संगीत की एक विधा है रॉक एंड रोल, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था और इनको 1986 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के पहले समूह में यानी कि ग्रुप में शामिल भी किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1993 में रिकॉर्डिंग अकादमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार थे और ये अमेरिका के थे। अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 2, जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले हम बीते दिन के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम करंट डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपसे स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और लास्ट में क्विज के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको इस क्विज का आंसर पता होगा तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टैटिक जीके का हमारा पहला प्रश्न है, 13 मई का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा? तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक और स्टैटिक जीके का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विश्व धरोहर दिवस हम हर साल मनाते हैं 18 अप्रैल को, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और अब बारी आती है क्विज़ की। आज का पहला प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। फलों के अंदर मीठा स्वाद किसके कारण उपस्थित होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? फल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, तो उनका जो मीठा स्वाद है वो किसके कारण उपस्थित होता है? अगर आपको इसको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। ये 13 मई की क्विज़ है आपकी। ठीक है, 13 मई की ये क्विज़ है, फलों के अंदर मीठा स्वाद किसके कारण उपस्थित होता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 14 मई के करंट अफेयर्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।